जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आप हर एक बातें को अच्छे से सुनेंगे, आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो आप अपने कॉपी और कलम निकालेंगे और मेरे साथ हेडिंग बनाएंगे, एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, चलिए इस डेरिवेशन को शुरू करते हैं। तो लिखेंगे कि द जनरल इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट is given as the general equation of alternating current is given as alternating current का जो जनरल इक्वेशन होता है वो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी होता है। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी होता है ना। वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज का होता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। करंट का जनरल इक्वेशन ये होता है और वोल्टेज का जनरल इक्वेशन ये होता है। जब तक मैं आपको ये डेरिवेशन कराऊं, ध्यान रखिएगा कि ओमेगा बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी फॉर्मूला होता है, कहीं आपको काम देगा। ठीक है, देखिए, तो ये था करंट का जनरल इक्वेशन। नीचे लिखेंगे कि इफ डी एच बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इन फुल साइकिल टी। देखिए, साइकिल का मतलब क्या समझ रहे हैं कि जब पॉजिटिव से नेगेटिव हो तो इसे कहते हैं फुल साइकिल। यानी टी बाई टू अरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? टी। और हाफ साइकिल का मतलब हो गया टी बाई टू। हाफ साइकिल का मतलब या तो पॉजिटिव या तो सिर्फ नेगेटिव, और फुल साइकिल का मतलब हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव। तो क्या लिखा हमने कि इफ डी एच बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इन फुल साइकिल टी इन a small interval of time, यानी dt। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ा होगा या कहो इलेक्ट्रिक एनर्जी। उस दौरान आपने एक फॉर्मूला लाया होगा I स्क्वायर आर आर टी। तो एनर्जी में एक और एनर्जी जो कि होता है हीट एनर्जी। जो कि होता है हीट एनर्जी। तो इसके बराबर भी हम लोग फॉर्मूला ये लिखेंगे I स्क्वायर आर आर टी। बातें समझ में आया? क्योंकि हीट क्या है? एक प्रकार एनर्जी तो है। हीट एक प्रकार की क्या है? एनर्जी है। तो एनर्जी बराबर हीट एनर्जी बराबर ये होंगे फॉर्मूला, है ना। तो कैसे लिखिएगा? इफ डी एच बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, यानी डी एच इज इक्वल टू I स्क्वायर आर और स्मॉल टाइम बोला है तो डी टी। तो डी एच को आप रहने दीजिए, I की जगह पे ये रख दीजिए I नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर आर और डी टी। क्या एनी प्रॉब्लम? किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं ना। चलिए इसको अलग अलग कीजिए। तो डी एच इज इक्वल टू, ये सारे को स्क्वायर से बाहर निकालिए तो क्या होगा? आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी।
चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? आई की जगह पे हमने ये वैल्यू बैठाया आई नॉट साइन ओमेगा टी, स्क्वायर था स्क्वायर लगाया आर डी टी, ये मैंने सारे बाहर निकाला तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर और डी टी, है ना। आप यहाँ तक स्क्रीन शॉट कर लीजिए, आगे फिर हम आपको बताते हैं फाइनल अमाउंट ऑफ हीट, है ना। स्क्रीन शॉट कर लीजिए, लिखेंगे कि इफ H be the final amount of heat, if H be the final amount of heat, कोई प्रॉब्लम? यानी कोई भी बड़ा वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग छोटे वाले वैल्यू के साथ क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। क्या बातें समझ में आ रहा है? तो फाइनल हीट निकालने के लिए स्मॉल हीट के साथ इंटीग्रेट करेंगे। अब एक बातें बताइए, डीएच हम लोग निकाल रखे हैं, डीएच क्या निकाले हैं? आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी, है ना। और फुल साइकिल के लिए बात करें तो अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट 0। अब एक बातें यहाँ पे हमें ये बताइए कि कौन से टर्म बाहर निकलेंगे और कौन से टर्म अंदर रहेंगे। तो ध्यान दीजिए, टी के टर्म में इंटीग्रेट हो रहा है तो टी वाले टर्म रहेंगे, बाकी टर्म बाहर आएंगे। मतलब आई नॉट स्क्वायर आर बाहर, अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट 0। स्टेप को एकदम बारीकी से देखेंगे तभी मजा आएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये डी टी, एच बराबर आई नॉट स्क्वायर और आर। ध्यान दीजिए, आपने मैथ में एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा निकालूं तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। क्या बातें समझ में आ गई आपको? कोई प्रॉब्लम है क्या? तो यहां पे भी आप देखिए, अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट 0, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला, ये भी साइन स्क्वायर थीटा, बस यहां पे थीटा है, यहां थीटा की जगह ओमेगा टी है। तो लिखिए इसको, कैसे लिखिएगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 2 रहेंगे और थीटा के जगह ओमेगा टी बाई में 2, ये डी टी हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ रहा है? 2 को बाहर निकाल दीजिए तो H बराबर आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट 0। तो बचेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और ये हो जाएगा डी टी। क्या बातें समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्या कीजिए कि 1 का इंटीग्रेट अलग कर दीजिए, इसका इंटीग्रेट अलग कर दीजिए। तो ये सभी का इंटीग्रेट किसके थ्रू होगा? डी टी के थ्रू। तो लिखेंगे कि H बराबर आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से टी, 1 का इंटीग्रेट किसके साथ? डी टी के साथ, माइनस अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट 0, कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। क्या बातें समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं ना। देखिए, अगर इंटीग्रेशन डी टी हो, इंटीग्रेशन डी टी हो, ऐसे देखिए, अगर इंटीग्रेशन 1 गुने डी टी हो तो इसको इंटीग्रेशन ऑफ डी टी तो ही लिखेंगे और डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। बातें समझ में आ रहा है ना? देखिए, तो लिखेंगे कि H बराबर आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, डी टी का इंटीग्रेशन अभी बताया मैंने, डी टी का इंटीग्रेशन टी, अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट 0, माइनस माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी। ध्यान रखने वाली बातें ये हैं
कि कोस का इंटीग्रेशन साइन होता जरूर है, लेकिन जो कांस्टेंट वाला टर्म जो होता है वो इनटू नहीं किस में चलाता है, डिवाइड में, इनटू डिफरेंशिएशन और डिवाइड इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या होगा, अब ये जो dt है जो t के टर्म में कर रहे हो तो ये तो वेरिएबल है, तो t जब वेरिएबल है तो कांस्टेंट कौन होगा, 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा नीचे चले आएंगे, अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0 है ना। तो h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर r बाई 2, लिमिट पुट कर दीजिए, स्मॉल टी की जगह पे एक बार क्या रख दीजिए t, और स्मॉल टी की जगह पे एक बार 0, तो क्या होगा t माइनस 0 माइनस 2 ओमेगा बाहर निकाल दीजिए, तो 1 बाई 2 ओमेगा बाहर, अंदर क्या बचेंगे साइन 2 ओमेगा t, अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0, 2 ओमेगा बाहर कर दिया, तो h बराबर आई नॉट स्क्वायर r बाई 2, t में से 0 जाएगा तो t माइनस 1 बाई 2 ओमेगा, है ना। अब थोड़ा सा लिमिट पुट कर दीजिए, साइन या फिर 2, और देखिए ये ओमेगा है, ओमेगा अभी मैंने साइड में कहीं फॉर्मूला आपका लिख दिया था कि ओमेगा बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी, अभी लिख के मैंने बताया था कि ओमेगा का फॉर्मूला जो होता है ये 2 रहने दीजिए और ओमेगा की जगह बैठाइए 2 पाई बाई टी, बातें समझ में आया, 2 रहा, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी और स्मॉल टी रहने दीजिए, अपर लिमिट टी लोअर लिमिट 0। अब देखिए थोड़ा सा, देखिए h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर r बाई 2 t माइनस 1 बाई 2 ओमेगा, 2 ओमेगा, लिमिट पुट कीजिए, तो लिमिट अगर पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा साइन 2 पाई बाई टी, ध्यान रखिएगा 2 पाई बाई टी और t की जगह पे एक बार कैपिटल T फाइनल, माइनस साइन 2 पाई बाई टी और स्मॉल टी की जगह पे एक बार 0, क्या बात है, समझ में आ गया ना। आई नॉट स्क्वायर r बाई 2, टी रहा माइनस 1 बाई 2 ओमेगा, साइन 2 पाई बाई टी, स्मॉल टी की जगह पे एक बार कैपिटल T और स्मॉल टी की जगह पे एक बार 0, तो क्या मिलेगा h बराबर आई नॉट स्क्वायर r बाई 2, है ना, h बराबर आई नॉट स्क्वायर r बाई 2 t माइनस 1 बाई 2 ओमेगा, t से t खत्म, ये तो पूरे 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा साइन यानी डायरेक्ट ये कहिए ना, देखिए अच्छा लिखते डायरेक्ट साइन 4 पाई लिख सकते हैं ना, t से t खत्म, तो 2 2 जा 4 पाई, साइन 4 पाई माइनस साइन 0, ये तो पूरा सर 0 से गुना करोगे तो 0 पूरे खत्म हो जाएगा ना। देखिए तो h बराबर क्या मिला आई नॉट स्क्वायर r बाई 2 t माइनस 1 बाई 2 ओमेगा और साइन 4 पाई, यानी 4 इंटू 180 कितने हो जाएंगे 720, और साइन 720 का वैल्यू क्या होता है 0, साइन 0 का भी 0, बातें समझ में आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा h बराबर आई नॉट स्क्वायर r बाई 2 t माइनस, देखिए 0, अच्छा हम रहने देते हैं 1 बाई 2 ओमेगा इंटू क्या हो जाएगा 0, क्या बातें समझ में आ रहा है ना। अब 0 से अगर गुना करोगे तो ये पूरा 0, यानी क्या आएगा आंसर फाइनल h बराबर आई नॉट स्क्वायर r बाई 2 और ये t माइनस 0, t माइनस 0, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2।
और इस इक्वेशन को मान लीजिए 1। इक्वेशन को देख के मत डरिए, इक्वेशन को मत देख के मत डरिए। सर ये देखिए कि स्टेप क्या था, स्टेप को बढ़िया से आप देखिए, है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए अब यहां से लिखेंगे कि इफ आई RMS बी द RMS value of alternating current, if IRMS be the RMS value of alternating current। कोई प्रॉब्लम? तो क्या लिखोगे कि H बराबर फॉर्मूला ही होता है I स्क्वायर RMS और RT। इस इक्वेशन को कितना मान लिया? 2। इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए H बराबर इतना और H बराबर इतना, तो लिखेंगे कि I स्क्वायर RMS RT बराबर है I नॉट स्क्वायर RT बाई 2। RT से RT खत्म, तो I स्क्वायर RMS I नॉट स्क्वायर बाई 2। स्क्वायर अगर हटाओगे तो क्या चढ़ेगा? रूट I नॉट स्क्वायर बाई 2। सर स्क्वायर हटाओगे क्या हटेगा? इसका रूट, लेकिन सिर्फ I का, तो I नॉट बाई रूट 2। क्या बात है, समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? तो ये हो जाएगा I RMS बराबर I नॉट बाई रूट 2 इंटू रूट 2, और ये भी हो जाएगा रूट 2, यानी रूट 2 से रेशलाइज कर दिया मैंने, तो I RMS I नॉट रूट 2, और रूट 2 को रूट 2 से करोगे तो 2। I नॉट रहेंगे क्योंकि रूट 2 का वैल्यू होता है 1.41। 1.41 किसके बदले लिखा? रूट 2 के बदले, और ये बाई 2। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.5 I नॉट आएंगे, क्या है ना। और कहीं थोड़ा सा मोड़ा अगर वीडियो अगर कटा होगा तो कोशिश कीजिएगा कि सर जो स्टेप जो मैंने कह रहा था उस स्टेप को सुन के थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, है ना। तो ये था आपका RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। हेडिंग देंगे फेजर एंड फेजर डायग्राम। तो आप पहले हेडिंग बनाओगे फेजर का, और फेजर ये कहता है कि इट इज या रोटेटिंग वेक्टर। इट इज या रोटेटिंग वेक्टर which is used to represent variable physical quantities। वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज। कोई प्रॉब्लम है क्या? है ना। लाइक AC एंड AV। क्या कर रहे हैं फेजर? कि फेजर जो एक रोटेटिंग वेक्टर है विच इज यूज टू, जहां पे, और इसे यूज किया जाता है रिप्रेजेंट वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, जो लाइक करता है AC एंड AV का। इट इज ए रोटेटिंग वेक्टर विच इज यूज टू रिप्रेजेंट वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज लाइक AC एंड AV। तो ये हम आपको बहुत विस्तार से समझाएंगे, बहुत ही विस्तार से समझाएंगे, लेकिन आप पहले फेजर का स्क्रीनशॉट करके लिखिए, फिर हमको आपको समझाते हैं कि फेजर डायग्राम में कि फेजर क्या होता है ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हेडिंग दोगे फिर से फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, है ना। देखिए समझिए फेजर डायग्राम कैसे बनता है। देखिए
अगर ये 0 है तो ये कितने हो जाएंगे 45, अगर ये 45 तो ये कितने हो जाएंगे 90, अगर वो 90 है तो ये कितना हो जाएगा 135 है ना, अगर ये 135 तो ये 180, ये कितना हो जाएगा 225, 227, ये 315 और ये हो जाएंगे 360। क्या बातें समझ में आ रहा है? अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या फेजर में आपने क्या लिखा था डेफिनेशन कि फेजर इज ए रोटेटिंग फैक्टर है। फेजर रोटेटिंग फैक्टर इसलिए है क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, विच इज यूज टू रिप्रेजेंट वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज। वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज, वो वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज इसलिए क्योंकि देखिए 45 डिग्री पे फेज उनके कुछ और होंगे, 90 डिग्री पे फेज उनके कुछ और होंगे, 135 पे फेज उनके कुछ और होंगे। बातें समझ में आ रहा है? तो उसी फाइजर से ये फाइजर डायग्राम को लिया गया है। तो समझिए थोड़ा सा, देखिए जब ये रोटेटिंग कर रहा है और रोटेटिंग करके मान लीजिए 45 डिग्री पे है तो इसका जो फेज जो बनेंगे वो कुछ ऐसा होगा 45 पे। अगर वो 45 से कहां चला गया 90, तो ये फेज ऐसा होगा। 90 से कहां गया 135, 135 आणि ये कितना 45, 90, 135। क्या बात है समझ में आ रहा है? 180 सीधा 225, है ना, 270, 315, तो ये यहीं से चलेगा, तो यहां से हम कर देते हैं डायरेक्ट। ये कितना था 225, 270, 315। क्या बातें समझ में आ गया? क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए इसके एक और फिगर बना सकते हैं आप, इसका एक और फिगर बना सकते हैं, जो अच्छा लगे वो बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेजर डायग्राम ऐसे भी बना सकते हैं कि ये मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगा यानी V0, ये मैक्सिमम करंट हो जाएगा I0, मिनिमम वोल्टेज माइनस V0, मिनिमम करंट माइनस I0। क्या बातें समझ में आ रहा है? ये करंट है तो करंट का इक्वेशन I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज है तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए फिर देखिए यहां पे जो अच्छा लगे आप वो बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वोल्टेज और ये हो जाएंगे आपका करंट। बात है समझ में आया? तो जो अच्छा लगता है फेजर डायग्राम चाहिए ये बनाइए, लेकिन ये ज्यादा वेस्ट होती है। इसमें पता चलता है कि एक रोटेटिंग वेक्टर है, वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज, इसमें ये दिखता है। बात है समझ में आया? स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटिव का मतलब होता है कैपेसिटर, रिएक्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस।
वैसा रेजिस्टेंस जो कैपेसिटर को अफोर्ड करता हो, वैसा रेजिस्टेंस जो कैपेसिटर को अफोर्ड करता हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। देखिए द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई कैपेसिटर is called कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई XC, है ना। और देखिए XC बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/ωc। XC बराबर देखिए ओमेगा बराबर फॉर्मूला होता है 2π/T। ओमेगा बराबर आप चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 2π गुने 1/T। ओमेगा बराबर 2π रहने दीजिए, और 1/T जो होता है ना, 1/T जो फॉर्मूला होता है ये फ्रीक्वेंसी का होता है। 1/T जो होता है वो फ्रीक्वेंसी को डिनोट किससे करते हैं? न्यू से। फॉर्मूला 1/ क्या होता है? T। तो 1/T जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का होता है। तो यहाँ पे ओमेगा के जगह 2πf होंगे और C है तो रहेगा, है ना। देखिए यूनिट ऑफ XC इज इक्वल टू ओम। इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है? ओम होता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का डेफिनेशन क्या कहता है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। चलिए एक दूसरा हेडिंग बनाएंगे और मुझे ये लिख के बताइए, थोड़ा सा वीडियो को रोकेंगे और खुद से लिखने के प्रयास करेंगे। इंड्यूक्टिव रिएक्टेंस। इंड्यूक्टिव रिएक्टेंस हम आपको बता देते हैं, रिएक्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस और इंड्यूक्टिव का मतलब इंडक्टर। इंड्यूक्टिव का मतलब इंडक्टर। जहां कैपेसिटर है वहां आपको क्या करना है? इंडक्टर करना है। कैसे लिखिएगा? मेरे साथ बोलेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई इंडक्टर is called inductive reactance, है ना। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई कैपेसिटर, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई इंडक्टर, और इसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई XL से। XL बराबर फॉर्मूला होता है ओमेगा L। XL बराबर हो जाएगा, ओमेगा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2πf और L। यूनिट सेम, यूनिट ऑफ XL ओम, है ना। इसके बाद का जो वीडियो बनेंगे वो होंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू LCR सीरीज सर्किट। LCR सीरीज सर्किट, RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बता रखा है ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका।